नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम आगे की चर्चा करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। कल के जो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी वो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की बात की थी। आज हम अकाउंटिंग की मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में इसके हम कुछ देखेंगे। Accounting is the process of recording financial transactions related to the entity. Accounting जो है ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वित्तीय लेन देन को, जो कि संबंधित हो किसी एंटिटी से। वो एंटिटी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जहां पर हमें वित्तीय लेन देन करने हैं उनके रिकॉर्ड को हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। इन 1494, हाँ इससे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा सा। अकाउंटेंसी क्या होता है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है अकाउंटेंसी। हम जब अकाउंटिंग हमें करना है तो उसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस, जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमें अकाउंटेंसी के थ्रू ही मिलते हैं। जब हम यहाँ से नॉलेज कर लेते हैं, जानकारी सारी यहाँ पे होती है, सारे रूल्स रेगुलेशंस मिलते हैं। इसको पाने के बाद हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस से हमें क्या मिलता है? अकाउंटिंग से हमें जो है वो रिजल्ट मिलता है। अकाउंटिंग से एक प्रोसेस है ये जिसमें हम यूज किसका करते हैं? अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, उसके प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं अकाउंटिंग में। और बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग होती है बुक को कीप करना। जैसा मैंने कल बताया ही था बुक कीपिंग पिछले वीडियो में। बुक कीपिंग क्या होती है? जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? समराइज करते हैं। तो इन तीनों काम को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो ये फर्स्ट जो सबसे पहले काम होता है वो क्या होता है? बुक कीपिंग होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। इसके बाद हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर हम रिजल्ट को क्या करते हैं? उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम डेफिनेशन किसकी। इन 1494 द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग वाज पब्लिश्ड बाय लूका पेसियोली। हाँ, इससे कई तरह के क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाते हैं, कई तरह से घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। इन 1494 इससे भी पूछा गया है कब की बात, कब बुक ये जो है पब्लिश हुई थी। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के लिए डबल एंट्री अकाउंटिंग की बुक जो है वो पब्लिश हुई थी 1494 में। और ये फर्स्ट बुक थी जो पब्लिश हुई थी। और इसको किसने पब्लिश किया था? लूका पेसियोली ने, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन थे ये, और ये मैथमेटिक्स के जो है ये ट्यूशन पढ़ाते थे, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो और हु इज रिकॉर्डेड एज फादर ऑफ अकाउंटिंग, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ अकाउंटिंग। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? लूका पेसियोली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आता है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA के द्वारा जो है डेफिनेशन दी गई है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की एक कला है। और वो जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो किसमें होगा? इन टर्म्स ऑफ मनी। वो जो भी रिकॉर्ड होगा वो मनी टर्म्स में होगा, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होगा। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स,
जो भी ट्रांजैक्शंस हैं और जो भी इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। और वो ट्रांजैक्शन इवेंट कैसे होने चाहिए, व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट, उसका कम से कम एक भाग वो क्या हो, ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। हम ऐसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसका कम से कम एक भाग क्या हो, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर, उसके बाद हम उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं निकाल के हम उसको, जो भी यूजर है उनको कम्युनिकेट करते हैं। उनको पहली बात तो हम सूचनाएं निकालते हैं, क्योंकि ये चीज जान लीजिए, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बनाया गया, अकाउंटिंग प्रोसेस से एक रिजल्ट तैयार किया गया, स्टेटमेंट तैयार किया गया, उस स्टेटमेंट से आप जो है क्या बात है, जो अकाउंट्स होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। अकाउंट्स क्या होता है, रिजल्ट होता है, और अकाउंटिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है। इससे हम रिजल्ट को पाते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। तो अकाउंट्स जो है वो रिजल्ट होता है, जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, किसी बैंक का अकाउंट। तो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को आप बात करें उसके रिजल्ट की, या आप किसी एंटिटी की बात करें उसके अकाउंट को बनाना हो, तो इन सब चीजों का एक रिजल्ट आता है अकाउंट्स में। तो हम इसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ कि चीजों को उसमें से कुछ चीजें निकालना, उसमें से जो मतलब की चीजें हो, जो उस समय जरूरत हो, जो जिस समय जरूरत हो, उसको इंटरप्रेट करके निकाल देना, आवश्यक सूचनाएं उसमें से निकाल लेना। ये क्या होता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर। तो ये हो गया क्या, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कुछ रिलेवेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो डेफिनेशन से रिलेटेड है। मैंने बताया कि डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से, अकाउंटिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। एक एक पॉइंट यहाँ से जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हो आप आसानी से कर लें। रिलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है उसके कुछ रिलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है, ये एक इकोनॉमिक इवेंट होता है। दूसरा है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है इसमें। तीसरा है, मेजरमेंट। चौथा है, रिकॉर्डिंग। पांचवा है, कम्युनिकेशन। छठा है, ऑर्गेनाइजेशन। सातवां है, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इतने पॉइंट हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है इकोनॉमिक इवेंट। देखिए, कोई भी इवेंट जो है वो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक दोनों ही हो सकता है। हम जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसमें हम नॉन इकोनॉमिक इवेंट की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स is known as a happening of consequence to business organization which consists the transaction which are measurable in monetary terms। पहले ही मैंने बताया कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो इकोनॉमिक इवेंट होता है, और इकोनॉमिक इवेंट उसको कहते हैं जिसमें हम जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। इकोनॉमिक इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल इवेंट एंड इंटरनल इवेंट। एन इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई इवेंट ऐसी होती है जो आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है, तो हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स। जब आउटसाइडर के बीच में, आउटसाइडर और संस्था के बीच में, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में जो भी इवेंट होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स। इंटरनल इवेंट्स, एन इकोनॉमिक इवेंट दैट अकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना हुआ, वहां के जो भी ट्रांजैक्शंस हो गए संस्था के अंदर ही, उन सब ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर जो भी घटनाएं होंगी उन्हें हम बोलेंगे इंटरनल इवेंट्स। अब अगला टर्म है ट्रांजैक्शंस।
ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? An economic event which brings change to account balances is classified as a transaction and recorded in the books. Transaction, ऐसे इकोनॉमिक इवेंट को हम ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि अकाउंट बैलेंसेज में क्या करते हैं? चेंज लाते हैं। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो घटना घटित होती है, उसमें क्या होता है? अकाउंट बैलेंसेज में चेंज आते हैं और इनको क्या किया जाता है? बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम इसी समय एक बात और समझते हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो इवेंट होती है, वो जितनी भी इवेंट है वो ट्रांजैक्शन भी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ट्रांजैक्शन हो भी सकती है और ट्रांजैक्शन नहीं भी हो सकती। ये ट्रांजैक्शन नहीं भी हो सकती है। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शंस जितने भी होती हैं, वो क्या होती हैं? वो इवेंट होती हैं। मतलब क्या हुआ? इवेंट जो है वो ट्रांजैक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सारी ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो इवेंट होती है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे मोहन परचेज्ड गुड्स, फॉर रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज का मोहन गुड्स परचेज करता है ना? तो ये क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसमें इवेंट क्या हुआ? इसके बाद रिजल्ट जो आता है उसी को क्या बोलते हैं? इवेंट। रिजल्ट क्या आएगा? मोहन के पास से कैश गया, अगर उसने कैश परचेज किया है, कैश गया और उसके पास क्या आ गया? स्टॉक उसके पास आ गया, 10,000 का स्टॉक आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ? चेंज हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? कि उसके पास स्टॉक, मोहन के पास जो है वो आ गया 10,000 का। तो ये क्या हो गया? इवेंट हुआ। और ट्रांजैक्शन क्या हुआ? मोहन ने परचेज किया गुड्स, जिससे 10,000 दिया उसने और स्टॉक, उसके पास गुड्स आ गया। ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। अगला है आइडेंटिफिकेशन। It means determining what transaction to record. Transaction are identified with the help of bills and receipts as evidence of the transaction. हम क्या करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो कैसे? ट्रांजैक्शन कर लिया तो उसका एविडेंस होता है। एविडेंस क्या होता है? बिल्स जो होते हैं, जो रिसीप्ट्स होते हैं, उन एविडेंस से हमें जानते हैं ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन करने लायक है या नहीं है, इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना है। तो उसको हम कैसे जानते हैं? बिल्स और रिसीप्ट्स जो भी आपके एविडेंस के रूप में रखे हुए हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं? हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनका प्रॉपर क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, जो एविडेंस होता है, और वो एविडेंस होते हैं बिल्स एंड रिसीप्ट्स। अगला टर्म है मेजरमेंट। जब हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसकी मदद से, बिल्स और रिसीप्ट्स की मदद से, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी मदद से जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब उसके बाद हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। हम क्या करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। जो भी मॉनेटरी यूनिट हैं, लाइक रुपीस, डॉलर या जो भी हो, वो क्या करेंगे? उसी टर्म्स में हम उसको मेजरमेंट करेंगे। रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्या जो प्रोसेस होता है, क्या होती है? रिकॉर्डिंग। जब हम
आइडेंटिफाई कर लिए और मेजरमेंट कर लिए किसमें, मॉनेटरी यूनिट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता होगा रिकॉर्ड हम क्या कहाँ करते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, लाइक जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडायरी, इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस डे बाय डे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक तारीख की एंट्री 1 तारीख को, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, इस तरह से डे बाय डे हम उसको तिथिवार रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है क्लासिफाइंग। जो भी हमारा रिकॉर्ड हुआ है, जो भी जनरल में रिकॉर्ड हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, जो भी सिमिलर नेचर के आइटम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक हेड बना के उसको उसमें रखते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। It is the process of grouping transactions or entries of one nature at one place, classifying to the main book of account known as the ledger. Means जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी एंट्री हुई है, उसमें जो एक नेचर के आइटम जितने हैं उसको हम एक प्लेस पे कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। और उसको क्या बोलते हैं, लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। उसको हम एक जगह पे कर देते हैं। अगला है समराइजिंग। समराइज क्या होता है, प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स। हम क्या करते हैं, जो भी लेजर में जो हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है डाटा को, उस लेजर को हम क्या करते हैं, एक सही मैनर में हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, जिससे वो समझने लायक हो। अब इसको ऐसे समझिए कि जो भी हमारा लेजर से आता है वो या तो डेबिट बैलेंस होता है और या तो क्रेडिट बैलेंस होता है। उसको हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, जो है या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो उसका बैलेंस जब टोटल हम करते हैं तो वो जो है वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है, और अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कि कुछ गलतियां हो सकती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ये बराबर आ गया तो सही ही है, वो बराबर आने के बाद भी ट्रायल बैलेंस पूरा इक्वल होने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ये माना जाता है जनरली कि हाँ ठीक है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ट्रायल बैलेंस सही होने पे सारी एंट्री सही है। तो हम क्या किए, समराइज कर लिए, और जब हम ट्रायल बैलेंस में समराइज कर लेंगे तो चीजें हमें बहुत आसान हो जाएंगी, वो समझने लायक हो जाएंगी। अगला है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन ए बेटर वे। मींस जब हम इसको क्या करते हैं, फिर अब यहाँ पे हो गया ट्रायल बैलेंस हो गया, अब हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या जानते हैं, पीएल अकाउंट से हम जानते हैं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जानते हैं बिजनेस की, और बैलेंस शीट से हम क्या जानते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन हम जानते हैं, उस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसकी। तो इसकी मदद से हम एनालिसिस जब करते हैं, तभी एनालिसिस में क्या करते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तब ये हमें पता चलता है कि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और जो है प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लॉस में तो नहीं चल रही है संस्था, ये सब हम जानते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, एक अच्छे तरीके से उससे कुछ यूजफुल जो है सूचनाएं निकालते हैं, जो कि आने वाले समय में जो है उसका यूज होगा। अगला है, जब हमें ये सूचना मिल जाती है जिसको हम बढ़िया से यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इंटरप्रेट यही होता है, इंटरप्रेट का मतलब यही होता है कि जरूरी आवश्यक सूचनाएं निकालना। जब हम पा जाते हैं सूचनाएं तो हम उसको क्या करते हैं, द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं,
अकाउंटिंग रिपोर्ट के थ्रू रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं। जो भी यूजर होता है उसको हम क्या करते हैं, रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू एन एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एंटरप्राइज होती है जो प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है। अब अगला पॉइंट है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो संस्था के लिए जो इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको जो यूज करते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए जब कोई संस्था यूज करती है अपने काम के लिए, तब हम उसे बोलेंगे कि वो इंटरनल यूजर्स हैं। तो उनमें कौन कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? ये अपने हितों, अपनी संस्था के हितों के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? जो अपने हितों के लिए, जो बाहरी होते हैं, वो अपने हितों के लिए किसी इस संस्था का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब वो जो बाहरी इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में नहीं माने जाते, मालिक माने जाते हैं लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होते, इसलिए ये भी बाहरी माने जाते हैं। तो ये जब अपने हितों के लिए संस्था की इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहते हैं, तब क्या होते हैं? तो इनको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल यूजर्स। मींस दोनों में समझ लीजिएगा, इंटरनल यूजर्स जो है संस्था अपने हितों के लिए जब कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती है, इंटरनल यूजर्स। और जो कोई बाहरी व्यक्ति जो है, बाहरी संस्था कोई जो है, वो अपने हितों के लिए अगर इस संस्था की जो है वो इंफॉर्मेशन लेना चाहती है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। तो इसमें कौन कौन आते हैं? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शेयरहोल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटी, टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स अथॉरिटी भी जानना चाहे कि इनके पास कितना प्रॉफिट है, क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। रेगुलेटरी एजेंसीज, जो भी नियम कानून बनाती हैं, नियामक संस्थाएं होती हैं, वो भी जानना चाहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, लेबर यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये संस्था में इनका जो है अपने इंटरेस्ट के लिए संस्था के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है संस्था की, उसको ये जानना चाहते हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण सूचना उसको वहां से लेके और उसके बाद उसका यूज कर सकें अपने हितों के लिए। कौन? बाहरी इन्वेस्टर्स, बाहरी लोग जो है वो अपने हितों के लिए इसका यूज कर सकें, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका। अगला है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन का सोर्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस के बारे में जानकारी लेना है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, तो आपको अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग को एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना है संस्था से संबंधित, तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या करता है? वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो संस्था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के रूप में, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करना चाहती है, मुख्य स्टेटमेंट उनके लिए रहता है तो वो क्या करती है? उसके लिए जो ये अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है। वो रिलाई करते हैं अपने अकाउंटिंग जो भी स्टेटमेंट है उसको ही वो सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में, सोर्स के रूप में, इंफॉर्मेशन के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए उनको भी अकाउंटिंग क्या करती है? वो सर्व करती है, उन यूजर्स को भी जो है सर्व करती है। तो ये हुआ आज का टॉपिक आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड। अभी
अकाउंटिंग से ही रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, कुछ चीज़ें, तो उसको भी हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ये लग रहा होगा कि टाइम जो भी लग रहा है, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30-35 मिनट का ही वीडियो हो जाए, उसमें हो जाए। तो लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कोई पॉइंट छूटेगा नहीं और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। तो आप लोग लगे रहिए और जो है इसमें निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसी के साथ अब आज की क्लास खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।